आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना मरीजों की संख्या में बड़ा उछाल। 24 घंटों में आए 64,531 कोरोना के नए केस, 1,092 लोगों की हुई मौत। तो भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची है 27,37,273। इसके अलावा भारत में अब मृतकों की संख्या भी 52,889 पहुंच चुकी है। हालांकि इसे ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी यहाँ पर 20,37,870 पहुंच गई। ये सभी मरीज ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के मुताबिक भारत में कुल 3,17,42,782 कोरोना के सैंपल जांच किए जा चुके हैं, जिनमें 8,01,518 की सैंपल जांच कल की गई है। वहीं भारत के अलावा अमेरिका में भी कोरोना का कहर जारी है। यहाँ पर 54 लाख से अधिक कोरोना के केस है। तो ब्राजील में भी 34 लाख से अधिक कोरोना के केस है। अमेरिका में 1,17,000 से अधिक लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है। वहीं ब्राजील में भी 1 लाख लोगों की मौत कोरोना के कारण हो गई है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कुल 11,119 नए मामले सामने कल आए हैं। यहाँ पर 442 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 11,119 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या यहाँ पर कुल 6,15,477 हो गई। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 से अब तक पिछले 24 घंटों में 422 रोगियों की मौत के बाद मृतकों की संख्या भी यहाँ पर 20,787 पहुँच गई है। अधिकारी ने बताया कि 9,356 रोगियों को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ठीक हो चुके लोगों की संख्या भी यहाँ पर 4,37,870 हो गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को कोविड-19 के 61 नए मामले सामने हैं, जिनमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के 12 सुरक्षाकर्मी और एक चालक भी शामिल था। वहीं पश्चिम बंगाल में मंगलवार को कोविड-19 के 3,175 नए मामले सामने हैं। यहाँ राज्य में किसी एक दिन में सर्वोच्च स्तर का ये मामला सामने आए हैं। वहीं राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,22,753 हो गई है। राज्य में इस बीमारी के कारण 55 और लोगों की मौत हुई है, जिससे मृतकों की संख्या भी यहाँ पर बढ़कर 2,528 हो गई। सरकार ने 4 सार्वजनिक बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारियां शुरू कर ली है। कुछ दिनों में ये प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। इन बैंकों का निजीकरण की सारी अड़चनें हटा दी गई है। जिन बैंकों को निजी हाथों में सौंपना है उनमें पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और IDBI बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल है। सूत्रों के मुताबिक इन बैंकों को चालू वित्त वर्ष के दौरान ही निजी कंपनियों को बेचने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। खबरों के मुताबिक PMO ने आला अधिकारियों से कहा कि इन चारों बैंकों को निजी हाथों में बेचने से संबंधित सारी प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए। PMO की ओर से इस दिशा निर्देश में तेजी से फैसले करने के लिए कहा गया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इन चारों बैंकों में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच देगी। दरअसल कोरोना वायरस संकट की वजह से टैक्स कलेक्शन में आई कमी को देखते हुए सरकार का रेवेन्यू बढ़ना मुश्किल हो गया है। ऐसे में सरकार ने इन बैंकों को निजी हाथों में बेचकर पैसा जुटाना चाहती है। यही वजह है कि इनका प्राइवेटाइजेशन पर जोर दिया जा रहा है। दरअसल सरकार देश में सिर्फ 4 बड़े बैंक चाहती है। दूसरी ओर बैंकों का बैंकिंग सेक्टरों पर NPA लगातार बढ़ता जा रहा है। बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए ज़्यादा बैंक सरकार की इस दिशा में उठाए जा रहे कदमों में बाधा बन सकती है। इसलिए सरकार अपने से ज़्यादा बैंकों को प्राइवेट सेक्टर में सौंपना चाहती है। वहीं सरकार अपना आधा से अधिक बैंकों का निजीकरण करना चाहती है। IDBI बैंक समेत देश में इस समय 12 सरकारी बैंक है। IDBI बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 41.17% सरकार की हिस्सेदारी है। सरकार अगर इन बैंकों को नहीं बेचती है तो उनके बेल आउट के लिए बड़ा पैकेज मुहैया उन्हें कराना होगा, क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं है, इसलिए ऐसा करना संभव नहीं है। अब इसका रास्ता यही निकाला गया है कि इन बैंकों को सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है। लॉकडाउन में ज्यादा बिल का भुगतान करेगी राज्य सरकार। महाराष्ट्र में 1 करोड़ परिवारों को मिलेगा लाभ। लॉकडाउन की अवधि के दौरान ज्यादा बिल से परेशान उपभोक्ताओं को महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। उद्धव ठाकरे सरकार ने सूबे के 1 करोड़ से ज़्यादा ग्राहकों को अतिरिक्त बिल भरने का फैसला सरकार ने किया है। राज्य सरकार का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान आए ज़्यादा बिल की सरकार भरपाई करेगी और ऐसी शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। इससे पहले जुलाई में राज्य के दिग्गज कारोबारियों और सेलिब्रिटीज़ ने शिकायत की थी कि उनका बिल दुगना या फिर तिगुना हो गया है। इसके बाद से ही सरकार बढ़े हुए बिजली बिलों से लोगों को राहत देने का विचार कर रही है। अब राज्य सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए ये फैसला लिया है। हर परिवार को 2019 में आए बिल के हिसाब से भुगतान करना होगा। इसी तरह यदि कोरोना काल में किसी का अतिरिक्त बिल आया हो तो उसे ज़्यादा रकम चुकाने से राहत मिल जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि यदि अप्रैल, मई और जून के महीनों में बिल बीते साल की तुलना में 100 यूनिट तक अधिक आया है तो फिर सरकार
सरकारी खजाने से उसका भुगतान किया जाएगा। यदि किसी बिल में 100 यूनिट से लेकर 300 यूनिट से ज़्यादा आए हैं तो सरकार अतिरिक्त बिल का 50% हिस्सा वहन करेगी। यदि अतिरिक्त बिल 300 यूनिट से भी ज़्यादा होने की स्थिति में सरकार की ओर से 25% रकम भुगतान की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री अजित पवार और ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के बीच पिछले महीने हुई मीटिंग में इस पर सहमति बनी है। इस फैसले से सरकार पर 1000 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। दरअसल लॉकडाउन के दौरान बिजली कंपनियों को अपने कर्मचारियों की फिजिकल तौर पर बिजली निकालने के लिए नहीं, यहाँ पर बिजली बिल बोर्ड तय करने के लिए नंबर निकालने के लिए नहीं भेज पाई थी। इसी कारण से ग्राहकों को प्रोविजनल बिल दिए गए थे, जिसमें बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। मुंबई में बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनी अडानी इलेक्ट्रॉनिक मुंबई लिमिटेड ने कहा है कि अब हमने एक बार फिर फिजिकल मीटर रीडिंग शुरू कर दी है। मार्च के बाद से अस्थायी तौर पर इसे रोक दिया गया था। कंपनी ने बिजली बिल बढ़ाने की शिकायतों के उल्टा उन्होंने कहा कि प्रोविजनल बिल दिसंबर, जनवरी और फरवरी के आधार पर तय किए गए हैं, जब सर्दियों के सीजन में बिल कम आता है। बिहार सरकार ने शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। 1 अप्रैल 2021 से नियोजित शिक्षकों की सैलरी में 15% वृद्धि की जाएगी। बिहार सरकार ने निकाय संस्थाओं में तैनात टीचरों के हित में बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने टीचरों के मूल वेतन में 15% का इजाफा करने और नए EPF के दायरे में लाने का यहाँ पर बिहार सरकार ने निर्णय लिया है। आपको बता दें कि बीते कल मंगलवार को नीतीश कुमार सरकार ने कैबिनेट में जो बैठक हुई, इसमें अहम फैसला लिया गया। बिहार कैबिनेट ने पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में तैनात शिक्षकों और लाइब्रेरी स्टाफ के हित में ये फैसले लिए हैं। पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय में तैनात शिक्षकों और मुख्य लाइब्रेरियन की नई सेवा शर्त नियमावली को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस मंजूरी के बाद राज्य के 3.5 लाख से अधिक टीचरों को और कर्मचारियों को भविष्य निधि का लाभ दिया जाएगा। यह लाभ सितंबर 2020 से ही दिया जाएगा। शिक्षकों के मूल वेतन में 15% का इजाफा करने की घोषणा भी यहाँ पर की गई है। वेतन में यह इजाफा 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। वहीं शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव ने बताया कि EPF में 13% हिस्सा राज्य सरकार देगी। इसमें 12% शिक्षकों के PF खातों में 1% राशि EPF हो जाएगी। वहीं शिक्षक भी 12% की अपनी हिस्सेदारी देंगे। EPF का लाभ उन्हें दिया जाना एक तरह वेतन की में वृद्धि ही है। वहीं शिक्षकों की मृत्यु पर उसमें 2.5 से 6 लाख रुपए तक की राशि भी देने का प्रावधान किया गया है। नीतीश सरकार ने बताया कि EPF का लाभ दिए जाने पर राज्य सरकार पर सालाना 815 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वेतन वृद्धि से सालाना 1950 करोड़ का बोझ सरकार के ऊपर पड़ेगा। इसी तरह सरकारी खजाने पर कुल 2765 रुपए का करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। राजस्थान में जेल, पुलिस और होमगार्ड के आए अच्छे दिन, गहलोत सरकार हर साल देगी 7000 रुपये। राजस्थान में जेल, पुलिस और होमगार्ड कार्मिकों को अब वर्दी और किट भत्ते के रूप में प्रतिवर्ष एक मुश्त 7000 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद अब राज्य के गृह विभाग ने प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। गृह विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस मंजूरी से पुलिस विभाग में यहाँ पर सहायक उप निदेशक स्तर पर 86,487 और होमगार्ड विभाग के कांस्टेबलों को हेड कांस्टेबल तक यहाँ पर 422 एवं जिला विभाग प्रहरी से उप कारपाल तक के 3712 कुल सहित 90,761 कार्मिकों को यहाँ पर लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा को जमीनी धरातल पर उतारने से राजकोष पर करीब यहाँ पर 63 करोड़ और 43 लाख रुपए का वित्तीय भार आएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के प्रभारी मंत्री के रूप में पिछले साल वर्दी एवं किट भत्ता देने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर पिछले वर्ष की यह नीतिगत निर्णय यहाँ पर लिया है। दरियाल पुलिसकर्मी दबे स्वर में काफी समय से वर्दी किट भत्ते देने की मांग कर रहे थे। पिछली वसुंधरा सरकार के समय में भी ये मांग की जा रही थी। उस समय गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन उनका आश्वासन कभी धरातल पर नहीं उतर पाया। इस दौरान प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो गया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिसकर्मियों को काफी लंबे समय से चली आ रही मांग को मानते हुए प्रतिवर्ष एक मुश्त वर्दी और किट भत्ता की मांग को पूरा कर दिया है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, उत्तर प्रदेश में 3rd जेंडर वाले व्यक्ति को भी मिलेगा संपत्ति में अधिकार। राज्य में अब 3rd जेंडर
के व्यक्तियों को संपत्ति में आम इंसान जैसे अधिकार मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने थर्ड जेंडर के व्यक्तियों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार और उत्तराधिकार देने का फैसला किया है। इसके लिए थर्ड जेंडर के व्यक्ति को भू खातेदार के परिवार के सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। सरकार ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक 2020 को कैबिनेट वॉइस सर्कुलेशन को यहाँ पर मंजूरी दी है। विधानमंडल के मानसून सत्र में इस विधेयक को पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक 2020 के माध्यम से औद्योगिक और अवस्थापन परियोजना के लिए सहजता से भूमि सुलभ कराने और कृषि भूमि को गैर कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भू उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया को सरल बनाने एवं निजी उद्योगों के लिए जमीन स्तर पर विनिमय प्रक्रिया को सहज बनाने के खातिर उत्तर प्रदेश सरकार राजस्व साहित्य में यहाँ पर संशोधन को प्रस्तावित यहाँ पर किया है। वही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने धारा 80A के तहत ये संशोधन किया है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश व भूमि अव्यवस्था अधिनियम के समय खरीदी गई जिन जमीनों को विनियमीकरण नहीं हो पाया था, अब उनके जुर्माने के साथ विनियमितीकरण के लिए धारा 79 में संशोधन किया गया है। इसे बिना अनुमति के 12.5 एकड़ से अधिक जमीन को खरीदने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। वही सरकार को आमदनी भी इसमें होगी।